जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है, आज हमारे बच्चे हो या जवान हो, लोगों में सोने का होड़ लगा है। अधिक से अधिक हम सोएं, इसके ऊपर हम विचार रखेंगे। और सोने से क्या हानि है, क्या लाभ है, इसके विषय में बताएंगे। सुबह उठ करके जगने से क्या लाभ है, ये सारी बात जहाँ तक हो सकेगा हम इसमें समझाएंगे। उससे आप लोग सुन करके लाभ उठाएं। आप लोगों से हमारा यही नम्र निवेदन है, सोने की आदत तो छोड़ें, कम करें। हाँ, अब विषय है, देखिए, सोने का प्रथा कहाँ से अधिक है, उस पर विचार हमारा समाज नहीं करता। और कुछ भी देख करके देखा देखी लोग नकल करने में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। देखा देखी नहीं करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। क्यों और कैसे या क्या है ये तीन विषय पर विचार किया जाए तो सारी समस्या समाधान हो जाएगी, किसी भी तरह के हानि से। देखो, सोने पर ही नहीं, देखो मकान के अंदर ही स्नान घर और शौचालय देखा देखी लोग बना रहे हैं, बिना आंगन का। यानी जिसको गुजरात में फड़िया कहते, आंगन कहते, दूसरी साधुशाही भाषा में जगमोहन कहते। तो वो जो है अब नहीं रखा जा रहा मकान के अंदर, पहले रखा जाता था। अब लोग कहते ये कौन रखता है, बस कौन रखता है, ये लोग देखा रहे उसने ऐसा मकान बना दिया, फलाने ऐसा मकान बना दिए, आंगन नहीं रखे, आंगन का क्या काम। ऐसा लोग देखा देखी में करते जा रहे हैं। देखो, कुछ भी हो, पहनावा वही है, भाषा की बात वही है, खाने पीने की सामग्रियों में वही बात है, सब देखा देखी में लोग करते जा रहे हैं, लेकिन उससे हानि और लाभ के ऊपर विचार नहीं करते। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों खाया जाता है, कहाँ का ये भोजन है, कहाँ का वस्त्र है, कहाँ का रहन सहन सभ्यता, ये संस्कृति है, इस पर विचार लोग नहीं करते। देखो, सब कुछ स्थानीय वातावरण के ऊपर निर्भर होता है, सब कुछ विचार करके कार्य करना चाहिए। देखो, सोने के विषय की बात को हम पहले बता दें, उसके बाद मकान के विषय में बताएंगे। देखो, ऐसे तो कई वीडियो मकान के विषय में बताया हूँ और इसमें बताएंगे। देखो, सोने का विषय बहुत बड़ी बात है इस वीडियो में। आज हमारे समाज में बच्चे होड़ लगाए हुए हैं, जवान होड़ लगाए हुए हैं कि हम अधिक से अधिक सोएं। मेरा साथी या हमारे पड़ोसी जो है 8 बजे तक सोया तो हम 9 बजे तक सोएंगे, 10 बजे तक सोएंगे। यहाँ तक कि देखा हूँ सोए हुए बच्चों को 12-1 बजे तक भी सोते। हम थे काशीपुर जिले में, उत्तराखंड में आता है काशीपुर। तो एक ब्राह्मण के लड़के के घर गए तो पता चला करीब करीब 12 बज रहा था, तो पता चला सोया हुआ है। तो पूछे ये कब जगेगा, तो 1 बजे जब उठता है। बताओ, ऐसे लोग कहते कि हम तो सुखी नहीं हैं, स्वास्थ्य से संपत्ति से सुखी नहीं रहते, दोनों से दुखी रहते। तो देखो, अधिक सोने के कारण ये है कि सुबह का ठंडा हवा नहीं मिलता है। 4 बजे जगने का, यानी सूर्योदय से कम सूर्योदय से पहले जगने का, और जग करके कुछ आसन प्राणायाम करने का और घूमने का, ये प्रथा इसलिए है। आसन प्राणायाम करोगे, कसरत करोगे, तो उससे क्या है कि श्वास की गति तेज हो जाती है। श्वास की गति तेज हो जाता है तो क्या है कि बाहर का ठंडा हवा अंदर प्रवेश करता है। सुबह सुबह में सूर्योदय से पहले हवा ठंडा रहता है, वातावरण ठंडा रहता है, वो शरीर के लिए लाभ पहुंचाता है। देखो, रात में सो जाने के बाद शरीर के अंदर से श्वास के माध्यम से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ का खाया हुआ वो शक्ति निकल जाता है, श्वास के चलते विटामिन निकलता है और शरीर गर्म होने लगता है। कारण कि पानी की कमी हो जाती है, पानी सब जो है श्वास के माध्यम से गैस बन करके वो निकल जाता है। पेशाब करते हो
तो वो निकल जाता है, शरीर धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो देखो इसीलिए सुबह सुबह उठते उठते पानी पीना चाहिए। दूसरी बात, शौच जाओ, शौच से आकर के अपना जो भी करना है आसन करो, प्राणायाम करो, दंड बैठक करो, यानी कुश्ती लड़ो, कसरत करो या दौड़ लगाओ। ये सब क्यों किया जाता है? जिससे कि बाहर का ठंडा और निरोगी हवा शरीर के अंदर आए। देखो सूर्य उदय होने के बाद वातावरण गर्म होने लगता है, और गर्म होने से क्या होता है, उसके अंदर जो शक्तियाँ होती हैं कम हो जाते हैं। जो स्वच्छता है उसमें जो भी शक्ति देने वाली पदार्थ हैं वो कम हो जाते, जल जाता है। तो इसलिए सुबह सुबह उठ करके घूमना चाहिए, कसरत करना चाहिए। कोई भी कार्य करोगे तो भी श्वास की गति तेज होगी, श्वास की गति तेज होगी तो ठंडा हवा शरीर में आएगा। वो जो है ठंडा हवा शरीर के लिए लाभकारी होता है। इसलिए सभी जो है बड़े बड़े अच्छा जो इसके विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, सुबह में उठ करके अपना आसन प्राणायाम और कसरत का या दौड़ के लिए बताते हैं कि सुबह में उठ करके दौड़ लगाओ, सुबह में उठ करके आसन करो, प्राणायाम करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, और उससे क्या है आपको निरोगी हवा प्राप्त होगा। तो हवा बहुत ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। इसलिए सुबह सुबह उठ करके खाली पेट पहले पानी पीना चाहिए। पानी पीने से ये होता है कि शरीर स्वस्थ होता है, शौच साफ होता है, और बासी मुंह बिना कुला किए हुए पानी पीना चाहिए, ताकि जो आपके अंदर जो जितने अम्ल है वो सब समाप्त हो जाएंगे। वो समाप्त हो जाता है, साफ हो जाता है पेट, शरीर को लाभ मिलता है। इसलिए बताया गया सुबह सुबह में पानी पीने के लिए, और शरीर सफा रहता है, पेट साफ हो जाएगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। और 100 बीमारियों का एक ही दवा है, सुबह सुबह उठ करके पानी पीना। जिसको निरोग रहना है सुबह सुबह उठ करके पानी पिए। और यहाँ तो हम देखते बच्चों को क्या, सुबह सुबह उठते और मम्मी चाय, अब मम्मी भी आदत बना रखी है, बेटा ये लो चाय। पहले ऐसा नहीं था, सुबह उठो पानी पियो, उसके बाद जो है दूध पियो, माठा पियो, यानी छाछ पियो, ऐसा नियम था। उससे क्या होता है, शरीर निरोग रहता है। ये सब ताकतवर चीज़ें हैं। और अब तो रात भर का शरीर जो है श्वास के द्वारा निकला, अपना शक्ति निकला, शरीर गर्म हुआ, पेशाब किए, शरीर पानी निकला, शरीर गर्म हुआ, और गर्म में ही गर्म डालोगे तो हानि तो पहुंचाएगा ही। इसलिए अपने भारत में ऐसा परंपरा नहीं था कि उठो सुबह सुबह पानी पियो, सो जाओ, घूमो फिरो, टहलो, शरीर निरोग रहता था। पानी पीने से बहुत बड़ा लाभ है कि पेट सफ़ा। एक सुने होंगे आप लोगों ने, जोकरई जिसको कॉमेडियन कहते हैं, वो कहता है कि पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। ये आप लोगों ने सुना होगा। तो देखो पेट साफ रहेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी, इसीलिए पानी पिया जाता है। तो ये हमारे जवान पानी नहीं पीना, ये सुबह सुबह उठ करके चाय, कहाँ का चाय का प्रथा सुबह सुबह, जो ठंडे प्रदेश हैं जहाँ इतना ठंड पड़ रहा है तो उठते उसको तो उसका शरीर तो स्वतः ठंड है, गर्म है नहीं। भारत तो हमारा गर्म देश है, गर्म में गर्म पीने का क्या जरूरत, पहले शरीर को ठंडा करो, उसके बाद चाय पीना है। चाय पियो से तो चाय पीना ही नहीं चाहिए। जिसका ब्लड प्रेशर लो ना हो, ब्लड प्रेशर लो नहीं, उसको चाय पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में राजीव दीक्षित जी ने भी अपने वीडियो में बताया है। तो देखो चाय भी गर्म देश का ही है, ये भारत के गर्म देश, किसी भी गर्म देश के लिए चाय ठीक नहीं है। तो अब आओ सोने के ऊपर। तो ये सोने से आप लोग का हानि लाभ हम बताए। तो देखो सुबह सुबह उठ करके अपना आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, सूर्य उदय से पहले जितना 4 बजे से जग जाओ तो सबसे अच्छा। 4 बजे न जग सको तो 5 बजे तो कम से कम जगो, जो कि थोड़ा आप घूम फिर सको, टहल सको, आसन प्राणायाम कर सको, या अपना कुश्ती कर सको, कोई भी कसरत कर सको। जो कसरत करना है, दौड़ लगाना है दौड़ लगाओ, बाहर का सुबह का ठंडा हवा आपको मिल जाए, यानी कहीं भी हो, हर जगह तो सूर्योदय
6 बजे ही नहीं होता। हर जगह का अलग अलग उदय का नियम है। इसलिए सूर्योदय से 1 घंटा यानी 1 कलाक, जिसको गुजराती में कलाक कहते, तो 1 घंटा पहले जगना चाहिए कम से कम। अधिक से अधिक यानी 4 बजे जग जाओ तो सबसे अच्छा है। जहाँ हो जैसे हो इस हिसाब से 4 बजे का नियम ही न मत रखो। यानी सूर्योदय से 2 घंटा 1 घंटा पहले जगो। कारण कि हर जगह का सूर्योदय का समय अलग अलग है, गर्मी अलग अलग हिसाब से बढ़ता है। इसलिए 4 बजे का ही नियम निश्चित नहीं करना है। ये जहाँ सूर्योदय से 2 घंटा पहले जगो, 1 घंटा पहले जगो, ताकि अपना ये सब कार्य सूर्योदय से पहले निपटा लो। निपटा लोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर निरोग रहेगा। तो डॉक्टरी से बचोगे, डॉक्टर का खर्चा देने से ठग नहीं पाएंगे। आपका शरीर निरोग रहेगा, परेशान नहीं हो सकता है, शरीर बिगड़ेगा नहीं। अब आ जाओ, हाँ, जो सोने का होड़ लगा इसके बारे में बताएं। ये जो है ठंडे प्रदेशों का है। वहाँ क्या होता है ये भूल रहे थे, बता दें। हम देखे जब हम हिमाचल में पहुँचे तो वहाँ लोग उठते हैं सूर्योदय होने के बाद। उस पहाड़ियों में ऐसा है कि सूर्योदय 10 बजे 11 बजे होता है। कारण कि पहाड़ों का छाया रहता है, ठंड इतना होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, बाहर निकल नहीं सकते। तो वहीं का 10 बजे 11 बजे। और विदेशों में भी जहाँ सर्दी है, तो देखो अपने भारत में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जैसे बद्रीनाथ क्षेत्र है, केदारनाथ क्षेत्र है उत्तराखंड में, हिमाचल में पहाड़ियों में ऐसा क्षेत्र है ताकि सूरज का रोशनी सुबह सुबह जल्दी आता नहीं, इसलिए वहाँ के लोग जल्दी उठते नहीं। वहाँ इतना ठंड है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठंड क्यों नहीं रहेगा। ये सोने का प्रथा ठंडे प्रदेश का है। यहाँ समतल मैदान में यहाँ सोने का प्रथा इतना बढ़ाने का क्या ज़रूरत है मेरे भाई। ये सोचो तो क्यों और कैसे। ये लोग अंग्रेज लोग आते थे, देर से सोते थे। देर से सोने का उनका कारण है क्यों, इसलिए देखो ठंडे प्रदेश का है। और यहाँ तो भारत में हम अंग्रेज़ों को भी देखते, विदेशियों को देखते, सुबह में जग जाते। सुबह में हम जब देखे थे, हम लक्ष्मण झूला में, राम झूला में, ऋषिकेश का बात है, वहाँ हम देखते कि सुबह सुबह आकर के अंधेरे में वो लोग आसन प्राणायाम करते रहते। तो वो लोग मौसम के हिसाब से अपना प्रक्रिया बदल लेते हैं, उनको पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन हमारे भारतीय ऐसे मूर्ख कुछ भी देख लेते और देख करके बस उसी के पीछे पड़ जाते। अरे पढ़ो, लेकिन उसके पीछे सोचो क्यों, कैसे और क्या। ये सोचोगे तो उसका शंका समाधान हो जाएगा। लेकिन हमारे भारतीय मूर्ख कुछ सोचते नहीं समझते, देखा देखी में करना शुरू कर देते। अब आ जाओ, हम बताते हैं आंगन जिसको फड़िया कहते हैं। बंद मकान का प्रथा क्यों है, ये ठंडे प्रदेशों का है। ठंडे प्रदेश में ये होता है कि हमें किसी भी कार्य के लिए सुबह में जल्दी और रात में न निकलना पड़े। कहीं कहीं तो जानवर के भय से ऐसा होता है। और बात सबसे बड़ा भय है ठंड, जानवर जो है ना ये सबको परेशान कर देता है। इसलिए लोग बंद बनाते घर ताकि सारा सामान उसी में रहे, हमको बाहर न निकलना पड़े। और ठंडे के कारण उस प्रदेश में शौचालय के अंदर गंदे कीटाणु भी नहीं पैदा हो पाते, वो तो ठंडा है इतना। और यहाँ गर्म देश में, गर्म क्षेत्र में जो है बनाने से क्या होता है कि उसमें हानिकारक कीटाणु पैदा होता है, बीमारी फैलता है। इसलिए बंद घर नहीं बनाना चाहिए। बंद घर से क्या ये होता है, आंगन से लाभ बताएं। आंगन के अंदर धूप आता है, हवा आता है, तो खिड़कियां होती है सभी घरों का, उस खिड़कियों के द्वारा हवा प्रवेश करता है, सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है। जिस घर में प्रकाश नहीं जाता है तो सूरज का गर्म हवा वो घर में प्रवेश करता है, तो घर को, कोठरियों को वो स्वच्छ बना देता है। और नहीं सूर्य का प्रकाश जाएगा, गर्म हवा नहीं जाएगा, तो उसमें हानिकारक कीटाणु पैदा होंगे, तो बीमारी बढ़ेगी मेरे भाई। इसलिए आजकल बीमारियों की प्रथा बढ़ती जा रही है, बीमारियों की संख्या ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सब पर ज़रा आप लोग विचार क्यों नहीं करते हो। हम को अपने देश से ही हमको शिक्षा मिल जाता है। हम देखते हैं बद्रीनाथ क्षेत्र में, ये क्या है हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत जगह है, हम वहाँ गए तो बंद घर होता है। और वहाँ तो 6 महीने के लिए घर में ही सामान रख लेते हैं ताकि हमको बाहर न निकलना पड़े। कारण कि बर्फ़ पड़ने लगता है, बर्फ़ में जो है कौन जाएगा बाहर निकलने, सारा काम घर के अंदर ही कर लो।
सारा सामग्री घर के 6 महीने के अंदर रख लिया जाता है कि 6 महीना हम अपने घर के अंदर रख ले सामग्री, बाहर न निकलना पड़े। नमक, तेल या इत्यादि जितने दैनिक उपयोगी चीज़ें हैं सब लोग रख लेते हैं घर के अंदर। लकड़ी हो या जहाँ गैस सिलेंडर का समस्या है, ये समय है, इस समय वो लोग सब कुछ रख लेते ताकि हमको बाहर ना निकलना पड़े। तो देखो ये सब ठंडे प्रदेशों का है। यहाँ समतल मैदान में गर्म प्रदेश में ये सब बनाने का क्या ज़रूरत। वहाँ तो घर में कीटाणु भी नहीं पैदा होते, कीटाणु उस जगह होते ही नहीं। हम बद्रीनाथ में गए जून महीने में तो हम देखा वहाँ तो मच्छर भी नहीं, मक्खी भी नहीं है मेरे भाई। वहाँ कोई कीटाणु कैसे हानिकारक पैदा हो सकते। तो देखा देखी में मत पड़ो, सोचो क्यों कैसे क्या। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हो और देखा देखी में मत पड़ो। ये देखा देखी में पड़ोगे आप सबका हानि होगा, निरोग नहीं रहोगे, बीमारियां बढ़ेगी, तो आप लोग शरीर से स्वस्थ नहीं रह सकते हो। आप लोगों को हमारा तो समझाने का कार्य है। हम हर विषय पर जो विषय हमको समझ में आ जाता है, जैसे अच्छा समाज के लिए, जन कल्याण के लिए, हम वो बात बताते रहते और हम बताते ही रहेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य है जगत कल्याण, मार्गदर्शन देना जिससे कि जन कल्याण हो, समाज का उत्थान हो, पतन न हो। लेकिन हमारा समाज समझे तब तो। हमारा समाज तो देखा देखी में पड़ा हुआ। क्या देखा देखी, वो तो वीआईपी हैं। कौन भाई, तो पैसे वाले हैं। अरे भाई गधा के ऊपर अगर हीरा लाद दिया जाए तो घोड़ा नहीं होगा, ये कई वीडियो में बताया हूँ। इसी तरह से मूर्ख के पास पैसा हो गया तो वो काम कर दिया, तो उसके देखा देखी मत पड़ो, उससे हानि और लाभ सोचो। प्राचीन समय में ये जो भारत में होता था वो अच्छा था और बुरा था, उसके ऊपर तो विचार करो क्यों था, कैसा था, क्यों ऐसा लोग बनाते थे, ये ऐसा नया क्यों हो रहा है। नया के पीछे मत पड़ो। हमारा समाज कुछ भी देखता है नया, नया को अपना लो। अरे नया से हानि और लाभ तो सोच लो कि उससे क्या हानि होगा, क्या लाभ होगा। इस पर सोचोगे क्यों कैसे क्या, तो शंका समाधान हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। जो पुराने लोग, जो हमारे पूर्वज के लोग जो कार्य किए थे, जो पद्धति अपनाए थे, वो बहुत सोच समझ वाले थे। क्यों कैसे क्या ये विज्ञान का सूत्र है, इस पर सोच समझ कर उन लोगों ने लागू किया था। वो सब विज्ञान पूर्ण है, कोई अवैज्ञानिक नहीं है। ये मत सोचो कि प्राचीन काल में तो विज्ञान नहीं था। अरे अपने इतिहास को तो पढ़ो। प्राचीन काल में तो इतना विज्ञान आगे था कि अभी हमारे विज्ञान को आगे बढ़ना है मेरा भाई। अभी तो बहुत पीछे है, कुछ नहीं जानता है हमारे विज्ञान इस समय का। धीरे धीरे अब खोज करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी प्राचीन विज्ञान के सूत्र पर लोग खोजते हैं तो मिल जाता है, नया आता है तो आप लोग समझते नया नया नहीं है, सब प्राचीन काल का ही है। अरे आप लोग अपने इतिहास को नहीं पढ़ते हो, इतिहास को पढ़ोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। केवल नया के चक्कर में सोचते नया आया, नया कुछ नहीं होता है भाई। इस पर सोचते क्यों नहीं, ये आया कहाँ से। सब देखो पहले का ही है। और देखो ये विज्ञान का पता नहीं कितने बार उत्थान और पतन हुआ, ये आप सबको ने सुना होगा। ये सृष्टि का उत्पत्ति और प्रलय कई बार हुआ। तो सृष्टि के विकास के साथ साथ विज्ञान का विकास होता है और सृष्टि के विनाश के साथ साथ विज्ञान का विनाश हो जाता है। जब जब विकास होने सृष्टि उत्पत्ति होती है तब जो है उसका विकास होने लगता है। और भूकंप से ये सृष्टि का नाश भी कई तरह से है। भूकंप से, आंधी से, बाढ़ से होता है। आप लोगों ने सुना होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सभ्यता नष्ट हो गया। तो क्यों नष्ट हुआ, वो बाढ़ से हुआ। तो देखो हिमालय जो बहुत ऊंचा पर्वत है, जब जब भयंकर बरसात होता है तो ऊपर से मलबा आता है, मिट्टी और पत्थर आते हैं और बालू आता है, उससे पुरानी सभ्यता दब जाती है। तो दब जाने के कारण वो आप लोगों ने सुना होगा कि जो खुदाई हुआ हड़प्पा मोहनजोदड़ो का, तो 40 फुट नीचे वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का सभ्यता मिला था। इस तरह से प्राचीन सभ्यताएं पता नहीं कितनी दबी पड़ी हैं। और इसी तरह से जब सभ्यता नष्ट हो जाता है तो विज्ञान का नाश हो जाता है। तो देखो विज्ञान कोई नया चीज़ नहीं है, इसके ऊपर मत आप उतावल हो जाओ सुन करके कि नया है नया। अरे वैज्ञानिक खोज कर लिए, वैज्ञानिक खोज कर लिए, प्राचीन सूत्र को देख करके खोज करते हैं। कारण कि वो पुस्तकें नष्ट नहीं हुई है, पुस्तकें पढ़े रहते, कहीं ना कहीं मिल जाता है, उस पर जो खोज होता रहता है। देखो अभी हम अंकेल तहसील है एक कर्नाटका में, वहाँ बहुत खोदाई के नीचे
कितने फीट पर है मिला था ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन वहाँ यंत्र सर्वस्व नाम का एक पुस्तक मिला था। वो सब विज्ञान के सूत्र से भरा हुआ है, सभी तरह के सूत्र हैं। वो बड़ोदरा में वो पुस्तकालय में वहाँ रखा हुआ है, जाकर संग्रहालय में देख लो। उसका नाम था यंत्र सर्वस्व, उसके लेखक थे महर्षि भारद्वाज। तो महर्षि भारद्वाज लाखों वर्ष पहले हुए थे, आज की बात नहीं है। तो देखो लाखों वर्ष पहले ये सभी विज्ञान के सूत्र थे। तो ये नई चीज़ नहीं, उसी में से सब ले लेकर के ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में औषधियों के विषय में यजुर्वेद में है। तो देखो यजुर्वेद के अंदर बहुत से विज्ञान के सूत्र भी हैं और कोई नई चीज़ नहीं। इस तरह से हमारे देश के अंदर पूरे विश्व में ये सब कुछ था। विदेशों में भी खुदाई हो रहा है तो सब मिलता है, वहाँ भी सब भारतीय सभ्यता संस्कृति और यहाँ जो ग्रंथ वहाँ भी मिलते हैं। तो देखो ये सब कुछ पुराना ही है, कोई नया नहीं है। और पुरानी जो चीज़ें थी, पुरानी जो हमारी सभ्यता संस्कृति थी, रहने का, खाने का, सोने का जो नियम था, जितने कुछ थे सब प्राचीन है। ये पुराने चीज़ को अपनाओ, अपने जीवन का कल्याण करो। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।